क्लास 7th में एक्सरसाइज 5.1 प्रश्न नंबर 10 को खत्म करने के बाद हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है किताब में, इन द फॉलोइंग फिगर्स इज एंगल 1 adjacent टू एंगल 2, गिव रीजन। कि इन द फॉलोइंग फिगर, इस दिए गए चित्र में क्या कोण 1 और कोण 2 adjacent एंगल हैं, कारण दीजिए। अब कारण बताना है कि किस कारण से ये adjacent एंगल हैं या नहीं है। तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि इस दिए गए चित्र में क्या एंगल 1 और एंगल 2 adjacent एंगल हैं, adjacent हैं या आसन्न कोण हैं, गिव रीजन, कारण दीजिए कि ये क्यों है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आप देख रहे होंगे, मैंने आपको कहा था adjacent एंगल तब कहते हैं जब दो कोणों में एक उपनिष्ठ भुजा और एक उपनिष्ठ शीर्ष होता है। यानी कि यहाँ पर कोण 1 कोण 2 हैं, दो कोण तो हैं लेकिन दोनों कोण अलग शीर्षों पर बन रहे हैं। जबकि मैंने आपको कहा था कि आसन्न कोण यानी कि adjacent एंगल क्या होते हैं, दो कोण एक ही शीर्ष पर बनते हैं और दोनों कोणों में एक उपनिष्ठ भुजा होती है। इस प्रकार के एंगल को हम adjacent एंगल कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि देखिए, या इससे अच्छा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए कि जो है यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 दोनों कोण हैं, उसकी तरह यहाँ भी एंगल 1 एंगल 2 हैं और दोनों एंगल एक ही शीर्ष पर बन रहे हैं। यानी दोनों एंगल जो है कोण 1 और कोण 2 दोनों कोण जो एक ही बिंदु पर एक ही शीर्ष पर बन रहे हैं और दोनों कोणों में एक बीच में उपनिष्ठ क्या है, भुजा है। तो चूंकि जब दो कोण जो है एक ही शीर्ष बनते हैं यानी कि एक ही पॉइंट पर बनते हैं तो उस हम कहते हैं ये दोनों आसन्न कोण हैं। जबकि उस प्रश्न में यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 दोनों अलग अलग शीर्षों पर बन रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पर बन रहे हैं, तो ये दोनों adjacent एंगल नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि कोण 1 और कोण 2 adjacent एंगल नहीं है क्योंकि दोनों कोणों में एक उपनिष्ठ शीर्ष और एक उपनिष्ठ भुजा नहीं है। तो हम इसका आंसर ये लिखेंगे इस क्वेश्चन को बताने के बाद कि इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 इज नॉट adjacent टू एंगल 2। क्या कहा मैंने, एंगल 1 इज नॉट adjacent टू एंगल 2 बिकॉज these two angles have no common vertex and common sides। इन दो कोणों में कोई कॉमन वर्टिक्स और कोई कॉमन साइड नहीं है। यानी हम इसका आंसर ये लिखेंगे कि एंगल 1 इज नॉट adjacent टू एंगल 2 बिकॉज, रीजन इसका ये होगा कि these two एंगल, इन दो कोणों में these two angles have no common vertex and common side, कि इन दोनों कोणों में कोई उपनिष्ठ भुजा और उपनिष्ठ शीर्ष नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल्स x, y एंड z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि प्रतीक में जो है आपको कोण x, y और z के मान निकालने हैं। तो आपको इसमें भी x, y, z के मान निकालने हैं, यहाँ भी आपको x, y, z के मान निकालने हैं। मैंने आपको इससे पहले नियम पढ़ा दिए हैं। आसन्न कोण किन्हें कहते हैं, मुख्य रूप से लाइनर पेयर किसे कहते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है। तो हम उन्हीं नियमों से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों फिगरों में हम कोण x, y और z के मान निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो पहला प्रश्न है उसका फिगर ये बना रखा है। आपको किताब के इस फिगर में x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ पर उन नियमों को याद कीजिए जो रूल्स मैंने आपको समझाए थे। यहाँ पर दो किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, एक रेखा ये है, एक रेखा या दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं। मैंने आपको ये कहा था जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो आमने सामने बने कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में से क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें, इस में देखें तो जब दो रेखा, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को आपस में इस बिंदु पर काट रही हैं तो एक्स और पचपन दोनों क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है। कि दो रेखाएं काट रही हैं, 55 के सामने x है, जो 55 है वही x है, यानी कि x और 55 क्या है, दोनों कोण, ये दोनों कोण बराबर हैं। उस प्रकार से y और z भी क्या है, बराबर हैं। तो x बराबर क्या होगा, 55। हमें x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, z का मान निकालना है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 55 डिग्री, क्योंकि x क्या है, 55 का शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसका आंसर ये लिख सकते हैं यहाँ पे x = 55 डिग्री। क्यों है ऐसा, इसका हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में। इसका कारण कि यहाँ पर हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के कारण से जो है x और 55 कोण क्या है, बराबर है। तुमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल दी है। अब बचा y और z की वैल्यू। अगर मैंने आपको परसों भी कहा था, अगर कुछ देर के लिए मैं इस रेखा को नहीं मानता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि 55 और y, यहाँ पर 55 और y कोण है, ये दोनों कोण क्या बना रहे हैं, लाइनर पेयर, रेखीय युग्म बना रहे हैं। मैंने कुछ देर के लिए आपको ये समझाया है। अगर हम इस लाइन को यहाँ बढ़ा दें तो हम देखेंगे यहाँ पे कि एक सरल रेखा, ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा के बीच में ये किरण आ रही है। तो इस प्रकार से y और 55 इनका जो कितना होगा, 180 अंश होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे जो है y + 55 डिग्री = 180 डिग्री। क्यों, यहाँ पर इसका कारण लिखेंगे, इसका लाइनर पेयर LINEAR, लाइनर पेयर PAIR, लाइनर पेयर की वजह से y + 55 = 180 डिग्री है। यानी कि y 55 कितना है, 180 अंश है। अब देखिए y को आप y रहने दीजिए, y बराबर क्या, 180 डिग्री ऋण क्या 55 डिग्री बराबर, घटाइए इसको।
y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री इक्वल 125 डिग्री, यानी कि y की वैल्यू जो है वो कितनी है 125 डिग्री है। अब y का मान x का मान हमने निकाल दिया है, वो कितना आया था 55, हमने y का मान भी निकाल दिया है, वो कितना है 125। अब बचता है क्या z। आप देख रहे होंगे फिर से y और z दोनों क्या है शीर्षक में कौन है, हमने इसे लिखेंगे y इक्वल टू z। y और z बराबर क्यों है, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए y और z क्या होंगे बराबर होंगे। और चूंकि हम जानते हैं कि y की वैल्यू 125 है तो इसलिए z इक्वल टू क्या आएगा 125 डिग्री ही आएगा, क्योंकि y और z बराबर हैं और y का मान 125 है तो z भी कितना होगा 125 ही होगा। तो हमने यहाँ पर x और y और z तीनों मान निकाल दिए हैं, अतः हैंस x इक्वल टू कितना आया था 55 डिग्री, y इक्वल टू कितना आया था यहाँ पे y आया था 125 डिग्री एंड z कितना आया था, देखिए z आया था यहाँ पर क्या 125 डिग्री। तो हमने x y और z की वैल्यू निकाल दी है। हमें यही प्रश्न नंबर दूसरा भी करना है, और प्रश्न नंबर दूसरे में देखिए फिगर किस प्रकार का है। आप देखिए प्रश्न नंबर दूसरे में ये फिगर है, तो यहाँ पे दूसरा फिगर है, हमें यहाँ भी उसी की तरह x y और z की वैल्यू निकालनी है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, आप देखिए कौन कौन से कोण किस प्रकार से बन रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये किरण और ये किरण काट रही है एक दूसरे को, और जब दो किरणें काटती हैं तो वापस से समय कोण बनते हैं। मैं इसी को सिर्फ मेन फिगर फिर बना रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये किरण और ये किरण अगर हम बनाएं, केवल हम इस किरण को हम छोड़ रहे हैं, हम केवल ये किरण और ये किरण बना रहे हैं, यानी कि ये रेखा और ये रेखा हम जब बनाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये रेखा वो रेखा है, देखो सीधी रेखा ये वाली आ गई, ये वाली रेखा आ गई, और यहाँ से इसको काट रही है, इस प्रकार से ये रेखा इसको काट रही है। अब जो हमने जो इस किरण को नहीं बना रखा है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटेंगी, आपको ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप केवल इसको समझाने के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कितना 40 डिग्री, कितना लिखा हुआ है, देखिए 40 डिग्री लिखा हुआ है, और उसके जस्ट इधर है जेड। देखिए यहाँ पे ये 40 और क्या है जेड है, वो इस रेखा और इस रेखा को काटने से बने हुए कौन कौन है 40 और जेड हैं। आप देख रहे होंगे 40 और जेड दोनों क्या है शीर्षावे में कौन है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि आमने सामने क्या हो बन रहे हैं, जेड के सामने है। हम इसका आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे जेड इक्वल टू 40 डिग्री। कारण क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका कारण है। तो जेड कितना आ गया 40 अंश का आ गया, तो जेड की वैल्यू निकाल दी। अब बचा एक्स और वाई की वैल्यू, तो उसको हम निकालेंगे इसी तरीके से। हम आप देख रहे होंगे मैंने आपको ये भी कहा था, हम अन्य कोणों के लिए अगर हम इसको छुपाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे, तो ये बनती है रेखा। इस यहाँ देखिए आप, इसको अगर आप छुपाते हैं यहाँ से, इसको आप हटाते हैं, इस रेखा को अगर हटाते हैं तो कौन सी रेखा बनती है, एक सरल रेखा बन रही है। और सरल रेखा बन रही है तो इसके बीच में किरण ये आ रही है, तो यहाँ पर y और 40 इनका जो कितना होगा 180 अंश होगा, क्योंकि ये क्या होगा लाइनर पेयर। तो y प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि क्या लाइनर पेयर है, ये सरल रेखा है, बीच में किरण आ रही है, तो सरल रेखा के बीच में कोई किरण आती है तो अब रेखीय मुंह बनता है, यानी कि लाइनर पेयर बनता है। और लाइनर पेयर के दोनों कोणों का जो कितना होता है 180 अंश होता है। मैंने कुछ देर के लिए इधर वाली ये रेखा छुपा दी है, इसको मैं नहीं मानता हूँ, मान लीजिए। तो यहाँ पर एक क्या है रेखीय युग्म बन रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या y प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। कारण क्या है इसका लाइनर पेयर, LINEA लाइनर पेयर, लाइनर पेयर। तो यहाँ देखिए, और y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू क्या 140 डिग्री, 140 अंश। कि हमने क्या है 180 में 180 हम 40 को इस तरफ लाए, 180 में 40 कम किया कितना हो गया 140 डिग्री। तो y कितना आ गया 140 डिग्री, जेड आ चुका है 40 डिग्री, y आ चुका है 140 डिग्री। अब बचता है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम कोई ना कोई नियम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको फिर से देखें तो आप पाएंगे कि जो है जब ये दो रेखाएं दूसरे को काट रही थी, तो यहाँ पर y का शीर्षक में कौन कौन है, ये वाला कौन y का शीर्षक में कौन है, यानी कि y इस कोण के बराबर है। y और ये कौन कौन सा है शीर्ष में कौन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। लेकिन इस कोण के उसने दो भाग कर दिए, यहाँ से देखिए बीच में किरण उसने इस प्रकार से खींच दी है, और यहाँ पर लिख दिया उसने क्या x, यानी दिया उसने क्या 25 डिग्री। अच्छा, इसको आप छोड़ दीजिए, इससे अच्छी विधि ये है, अगर हम इस रेखा को यहाँ पर छुपाते हैं, ये रेखा छुपाते हैं, तो आप देख रहे होंगे इस रेखा को उठाने के बाद ये वाली रेखा, ये वाले इसको उठाने के बाद हम यहाँ देख रहे होंगे कि ये किरण एक सीधी किरण है, और यहाँ पर दो किरणें आ रही हैं, एक ये किरण आ रही है, एक ये किरण और एक ये किरण आ रही हैं। चूंकि मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है, अब इसको हटाने के बाद जो है यहाँ पर दो किरणें आ रही हैं, एक किरण ये आ रही है, एक किरण ये आ रही है। तो हम देख रहे होंगे यहाँ पर इस कोण 40 धन x धन 25 कितना हो गया 180 अंश, क्योंकि यहाँ पर भी ये सरल रेखा है, और सरल रेखा जब होती है तो यहाँ पर चाहे कोण बने 2, चाहे कोण बने 3, चाहे 4, चाहे 10, सभी कोणों का जो 180 अंश ही होता है, क्योंकि यहाँ पर एक सरल किरण एक सरल रेखा ये बनती है। अगर हम इसको यहाँ पर इस वाले लाइन को हम उठाते हैं तो हम देख रहे होंगे ये एक सरल रेखा है, तो यहाँ पर 40 धन x धन 25 कितना हो गया 180 अंश हो गया। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो है क्या, इसको हम लिखेंगे 40 प्लस 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये आ गया। और यहाँ पर जो है और x को x रहने दीजिए,
अब 40 को जोड़िए, 65 डिग्री बराबर क्या, 180 डिग्री। फिर और x इक्वल टू 180 डिग्री ऋण 65 डिग्री बराबर, देखिए 115 डिग्री, यानी x कितना आ गया, 115 डिग्री आ गया है। x की वैल्यू 115, y की वैल्यू आ गई थी यहाँ पे कितना 140, और z कितना गया था 40 डिग्री। तो इसका उत्तर लिखेंगे हैंस, अतः हैंस x इक्वल टू 115 डिग्री, y इक्वल टू, ये लिखा है कौन सा, y इक्वल टू 140 डिग्री एंड z इक्वल टू 40 डिग्री। तो हमने x, y, z तीनों की वैल्यू निकाल दी है। हम किताब में प्रश्न नंबर 13वां करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरिए। इसको आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पहला कि इसको हम समझेंगे फिर इसको भरते रहेंगे। पहला, इफ़ टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजरमेंट इज, जब दो कोण, इफ़ टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री, जब दो कोण पूरक होते हैं, कंप्लीमेंट्री मीन्स पूरक कोण, जब दो कोण पूरक होते हैं, देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, तब उनके मापों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। यहाँ उसने पहले से भरा हुआ है 90 डिग्री मीन्स, मैंने आपको कहा था जब दो कोणों के मापों का योग 90 अंश होता है तो उसे हम कंप्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर उसने वही लिखा हुआ है कि जब दो कोण, व्हेन टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री, जब दो कोण पूरक होते हैं या कोटि पूरक होते हैं तब उनके मापों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 90 डिग्री। नंबर 2, इसको समझिए, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यहाँ पर कंप्लीमेंट्री था पहले में, यहाँ पर सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। इसका आंसर है कि जब दो कोण सप्लीमेंट्री हो, जब दो कोण संपूरक हो तब उनके मापों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो मैंने आपको परसों एक चीज़ कराई थी, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। नंबर 3 है, टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लाइनर पेयर आर सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है। टू एंगल्स, दो कोण, फॉर्म इस रूप में है, ए लाइनर पेयर के रूप में है, कि लाइनर पेयर के रूप में दो कोण होते हैं, वो क्या होता है, हमेशा सप्लीमेंट्री मीन्स संपूरक होते हैं। मैंने आपको कई बार कहा है कि संपूरक कोण किन्हें बोलते हैं, जब दो कोणों का योग 180 अंश हो। और लाइनर पेयर में भी क्या होता है, दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, मीन्स जब दो कोण लाइनर पेयर के फॉर्म में हो, फॉर्मिंग ए लाइनर पेयर मीन्स रह्म के रूप में हो, जब दो कोण रह्म के रूप में हो तब वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि संपूरक होते हैं। क्योंकि संपूरक में भी उन दो कोणों का जो 180 अंश होता है, संपूरक कोण किन्हें बोलते हैं, जब दो कोणों का जो 180 अंश होता है। और लाइनर पेयर में भी क्या होता है, दोनों कोणों का जो 180 अंश होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइनर पेयर क्या होते हैं, हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, कि रह्म हमेशा क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लाइनर पेयर आर सप्लीमेंट्री, कि दो कोण लाइनर पेयर के फॉर्म में हो तो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसका आंसर है सप्लीमेंट्री। नंबर 4 है, इफ टू adjacent एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म ए लाइनर पेयर। इफ टू adjacent एंगल आर सप्लीमेंट्री, यदि दो आसन्न कोण संपूरक हैं, यदि दो adjacent एंगल आसन्न कोण संपूरक हैं, दे फॉर्म ए लाइनर पेयर, तो वो क्या होते हैं, रह्म के रूप में होते हैं। मैंने लाइनर, फिर वही इसी का उल्टा यहाँ पर भी है, लाइनर पेयर जब दो कोणों, लाइनर पेयर में दो एंगल्स का योग 180 अंश होता है, और यहाँ पर जो है क्या, दो आसन्न कोण सप्लीमेंट्री होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, वो लाइनर पेयर के रूप में होते हैं, रह्म के रूप में होते हैं। नंबर 5, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं, देन ए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि बराबर। जब दो इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती हैं, इस प्रकार से मैंने यहाँ पढ़ाया था। इसके बाद जब दो रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को किसी पॉइंट पर क्या करती हैं, काटती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे किसी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती हैं, एंड और इफ क्वेश्चन नंबर 5 था ये, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, जब दो रेखाएं एक दूसरे किसी पॉइंट पर काटती हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तब जो है शीर्षामी कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती हैं, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तब शीर्षामी कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल, EQUAL। ओके, नंबर 6 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6वां, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, एंड और इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर acute angles, then the other pair of vertically opposite angles are obtuse। अब यहाँ पर ये है, इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर आप obtuse बनेंगे, क्योंकि इसने कहा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटती हैं, यदि उनमें से
शीर्षाभिमुख कोणों का एक जोड़ा एक्यूट एंगल है, तब दूसरा जोड़ा क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे मान लीजिए दो रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पर क्या कर रही है, काट रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे दो रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये कह रहा है कि मैंने आपको समझाया ये इस कोण का ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, जबकि इस वाले एंगल का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है। तो हम कह सकते हैं इस कोण का ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, वैसे इस कोण का ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर प्रश्न वो ये कह रहा है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटती हैं और शीर्षाभिमुख कोणों का एक जोड़ा क्या है, एक्यूट एंगल है। मान लो कि ये कोण जो है 60 अंश का है, मान लीजिए अगर ये कोण 60 अंश का है तो ये भी कितना होगा, 60 अंश का होगा। अगर ये कोण अगर 120 अंश का है तो ये कोण भी कितना होगा, 120 अंश का होगा। तो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटती हैं, यदि शीर्षाभिमुख कोण का यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का एक पेयर क्या हो, एक्यूट एंगल हो, देन तब दूसरा पेयर क्या होता है, हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल का होता है। तो ये दोनों 60 एंगल के हैं, ये 120 अंश का है। यानी कि हमेशा इसका नियम होता है जब दो रेखाएं दूसरे किसी पॉइंट पर काटती हैं तो उनमें से एक पेयर क्या होता है, एक्यूट एंगल का होता है, जबकि एक पेयर क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल का होता है। दोनों पेयर एक्यूट के नहीं होते हैं, दोनों पेयर ऑब्ट्यूस एंगल के भी नहीं होते हैं, क्योंकि मान लीजिए कौन सा 60 अंश का है तो ये भी 60 अंश का है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर इसको छुपाता हूँ तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक लाइनर पेयर बन रहा है। अगर ये कोण 60 अंश का है तो ये कोण कितना होगा, 180 60 बराबर कितना होगा, 120 अंश का होगा। यानी कि लाइनर पेयर का प्रयोग करके अगर एक कोण न्यून कोण होता है तो अधिक दूसरा कोण अपने आप अधिक कोण हो जाता है। मीन्स अगर एक कोण एक्यूट एंगल बनता है तो दूसरा कोण अपने आप ही ऑब्ट्यूस एंगल बन जाता है। तो हमेशा आप याद रखिए कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो हमेशा जो है शीर्षाभिमुख कोणों का एक जोड़ा एक्यूट होता है तो दूसरा जोड़ा क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ही होता है। दोनों पेयर एक्यूट भी नहीं होते हैं और दोनों पेयर ऑब्ट्यूस एंगल के भी नहीं होते हैं। तो हमने फिलिंग द ब्लैंक्स पूरे खत्म कर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 को आप अगले दिन देखेंगे। हम फिर यहाँ पर आज हम यहीं तक करेंगे, इसको हम में से इसको यहीं तक करेंगे। हम अगले एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे, यानी कि नया टॉपिक पढ़ाएंगे, पेयर्स ऑफ लाइंस, माने रेखाओं का जोड़ा। तो वो हम करेंगे अगले दिन। हमें आज क्या करना है, क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट किया था हमने आज, क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आपको 11वां 12वां और क्या 13वां प्रश्न आपको फिनिश करना है फिर कॉपी में। तो हम आज का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 आपको पूरा करना है। अगले दिन हम आपको नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।